सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ आपके साथ। हम लोग अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और इस पे हमारा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है एमसीक्यूज पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। वजह स्पष्ट है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में 50% मार्क्स जो है एमसीक्यूज का है और उसमें भी अच्छी बात क्या है कि हमको 70 क्वेश्चन मिलते हैं और 70 में से 35 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर ये 35 क्वेश्चन सही हमने कर लिया तो पूरे के पूरे मार्क्स हमको मिल जाने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम एक्सप्लेन करेंगे एमसीक्यूज को तो एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर। ये 36 क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में आपको 1 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे हमने। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? तो ऑप्शंस क्या है? जीवाणुभोजी, प्लाज्मिड, PBr322 और tDNA। ये सबके सब क्लोनिंग वेक्टर्स ही हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है जीवाणुओं के लिए कौन नहीं है। तो जीवाणुओं के लिए अगर हम कहें तो इसमें tDNA नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा tDNA। PBr ये सिंथेटिक है, ये प्लाज्मिड हम जान रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल से एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA है, ये निकाले गए हैं। बैक्टीरियोफेज से फैमिलियर है, तो इस रेफरेंस में हमारा ऑप्शन है tDNA। नेक्स्ट, किस विधि से पुनर्योग्य DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित करते हैं, इंसर्ट करते हैं? रिकम्बिनेंट DNA को एनिमल सेल में डालना है, तो इसके लिए कौन सी विधि अप्लाई की जाएगी? ट्रांसफेक्शन, ये टर्म ही गलत है। रूपांतरण, ये विधि नहीं है। जीन गन का इम्पैक्ट यूज यहाँ पर नहीं करते हैं, प्लांट सेल के लिए होगा। डी, सूक्ष्म अंतःक्षेपण, माइक्रो इंजेक्शन, इसको इंग्लिश में माइक्रो इंजेक्शन कहा गया है और इस माइक्रो इंजेक्शन की विधि से हम रिकम्बिनेंट DNA को इंजेक्ट करते हैं एनिमल सेल में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? DNA के पृथक्करण, आइसोलेशन करना है। कहाँ से? कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? एक कवक है, फंगी है, और इस फंगी के सेल से हमको DNA निकालना है। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या है? लाइसोजाइम, सेलुलोज, डीएनएज, काइटिनेज। लाइसोजाइम हम जान रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, कोशिका झिल्ली के लिए यूज किया जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ऑप्शन नहीं है। सेलुलोज जब होगा तो सेलुलोज प्लांट सेल के लिए है। अगर यहाँ कवक की जगह पौधे लिखे होते तो पौधों के लिए ये हम ऑप्शन सेलुलोज के साथ जाते हैं, लेकिन कवक पूछा जा रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। डीएनएज DNA को डाइजेस्ट करेगा। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है डी, काइटिनेज। ये काइटिन की बनी होती है इसकी सेल वॉल, तो इसलिए काइटिनेज हमारा ऑप्शन होगा, आंसर सही होगा। डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन PBr322 में नहीं है? बाकी सब है, कुछ एक ऐसा नहीं है जो कि PBr322 में नहीं है। आर्टिफिशियल प्लाज्म, तो प्रतिकृति की उत्पत्ति है, प्रतिबंधन स्थल है। tDNAज ये इसमें नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा tDNAज। फोर्थ क्या है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, ये भी चिस्ट होता है। नेक्स्ट,
यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो, अगर कोई बाहरी जीन को टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जाहिर से है टेट्रासाइक्लिन का ही कुछ मसला होगा। ऑप्शंस क्या है? एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा, एम्पिसिलिन प्रतिरोध ज़्यादा मजबूत होगा। तो एम्पिसिलिन के दो ऑप्शंस को हम किनारे रख दें। प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमारा मतलब है टेट्रासाइक्लिन से, और तो यहाँ टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा जब कोई बाहरी जीन इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ पर? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में, तो उसके इम्पैक्ट को ख़त्म कर देगा, वो विरोध नहीं कर पाएगा। क्या पूछ रहा है? किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? बहुत आसान है, बहुत बार आपने सुना होगा। एग्रोबैक्टीरियम बिल्कुल नहीं होगा, मेथेनोबैक्टीरियम नहीं होगा, मेथेन बनाता है एग्रोबैक्टीरियम। आर्कीबैक्टीरिया पुराने हैं, हमारे पूर्वज हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? थर्मस एक्वेटिकस बी के साथ हम जाएंगे। ये ताप अस्थायी डीएनए पॉली बनते हैं इससे। हाँ, फिर उसी से रिलेटेड उसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? कीटनाशक के लिए तो बड़ा पॉपुलर है इनमें से नाम। एग्रोबैक्टीरियम नहीं है, एस्चेरिशिया कोलाई नो डाउट बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, शुरुआत हमारे एक्सपेरिमेंट यहीं से हुए। आर्कीबैक्टीरिया तो पुराने ज़माने वाले हैं, इनका बात ही नहीं है। बैसिलस थ्यूरोजेंसिस, इसी बैसिलस थ्यूरोजेंसिस की देन है क्या? बीटी कॉटन, हमारा ऑप्शन ये है। और इसी से हम बीटी कॉटन को तैयार करने में सक्षम हो पाए, जो कि एक इस तरह की वैरायटी डेवलप की गई जिसमें कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। बैसिलस थ्यूरोजेंसिस के जीन्स उसके में डाले गए थे। 43 HIV में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंस वायरस। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एड्स होता है। HIV एड्स फैमिलियर हैं आप लोग, बहुत बताने की जरूरत है नहीं। तो ये किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका पर, बी सेल्स, टी सेल्स, इपिथेलियल कोशिका है। तो और फोर्थ ऑप्शन क्या है? टी हेल्पर सेल्स। तो इसका अटैक जो होता है टी हेल्पर सेल्स पर होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, HIV के जो वायरस होते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन में होती क्या है बात कि वो व्यक्ति जिसको HIV का इन्फेक्शन हो चुका है, वो दूसरे किसी इन्फेक्शन के केस में उसकी बॉडी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कोई भी HIV का पेशेंट, एड्स का पेशेंट HIV की वजह से नहीं मरता, वो किसी न किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और बड़ी बुरी डेथ होती है। आपने डिटेल में पढ़ा होगा। 44 जल विलेयक अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश को क्या कहलाता है? इस विधि को, यानी कि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर सॉइल के अंदर जा रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? खंडन, निष्छालन, अपचय, ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन इनऑर्गेनिक कह रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अपचय नहीं है, खंडन भी नहीं है, हमारा ऑप्शन है निक्षालन।
जब कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल के में अंदर की ओर इंटर होता है बाहर से, तो इस विधि को हम कहते हैं निछालन। क्वेश्चन साइंटिस्ट से रिलेटेड है। रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? रॉबर्ट मे ने एक हाइपोथेटिकल आइडिया दिया था सब कि कितनी स्पीसीज इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या संभावना है। तो रॉबर्ट मे ने कहा था लगभग 20 से 50 मिलियन स्पीसीज इस पूरी दुनिया में है। तो यहाँ पर 20 से 50 का ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन सबसे करीब जो दिख रहा है 20 से 25 मिलियन, ये रॉबर्ट मे के स्टेटमेंट के करीब जाता है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 20 से 25 मिलियन। नेक्स्ट, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? यानी कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितने परसेंट है इन रेशियो ऑफ द एंटायर बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो जैव विविधता है उसके में हमारा क्या प्रतिशत है? तो 2.40, 8.1, 5%, 9%। इनमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 8.1% के आसपास है हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी का टोटल रेशियो। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील की एक बड़ा फेमस कहानी है कि सिचलिड मछलियों के विलोपन का कारण क्या था। एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील लेक। तो विक्टोरिया लेक में क्या हुआ, सिचलिड जो फिशेस थी वो गायब हो गई। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता, अतिदोहन, आवासीय क्षति। तो यहाँ पर इसमें कारण क्या था? यहाँ विदेशी जातियों का आक्रमण हो गया, बाहर के फॉरेन स्पीसीज, यहाँ के इन्वेडर्स की वजह से ये सिचलिड मछलियाँ ये इस झील से गायब हो गई। निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? यानी कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर जो राइज कर रहा है उसके लिए कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या है? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बिल्कुल है। वनोन्मूलन, जंगलों को काटोगे तो भाई टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जनसंख्या विस्फोट, ये सबकी जड़ है। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए डी, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। हाँ, इफिशिएंटली अगर हम एनर्जी कंज्यूप्शन कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेगा। तो हम ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट जैव खेती के बारे में? हम जान रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यह चक्रीय है, ये सही है। शून्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। संसाधन का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो मुझे लग रहा है डी के साथ हम लोग जाएंगे। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, तो असत्य पूछा जा रहा है। तो हम ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करते हैं। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन के साथ और सारे फैक्ट्स भी समझेंगे ते चलेंगे। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या क्या है? ए, तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, बिल्कुल सही बात है। तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवीय रेखा की तरफ घटता है। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, यहीं पर डाउट है। डी क्या है? तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है, ये भी बात सही है। तो ये गलत स्टेटमेंट क्या है? तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, नहीं घटता है। जब हम
सी लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे 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 घटता जाता है। पहाड़ों पर टेम्परेचर कम होता जाता है, मैदानी इलाके में ज़्यादा होता है, समुद्र तटीय इलाके क्षेत्रों में जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। वांछित ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? जो भी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड ट्रेट्स हैं, वांछित ट्रेट, डिजायर्ड ट्रेट्स, तो इसके सिलेक्शन का काम नेचुरली किस लेवल पर किया जा सकता है? तो व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, समुदाय स्तर पर, पारिस्थितिकी स्तर पर। तो पारिस्थितिकी स्तर पर नहीं होगा, कम्युनिटी लेवल पर नहीं होगा, और ये होगा समष्टि पॉपुलेशन लेवल पर ये काम होता है। पॉपुलेशन लेवल पर नेचर क्या करती है कि सिलेक्शन करती है पॉपुलेशन लेवल पर। आयु पिरामिड में इंटरेस्टेड है में यदि व्यक्तियों का प्रतिशत घटते क्रम में है तो यह प्रतिबिंबित करता है, क्या होता है? पिरामिड्स बनते हैं, एज पिरामिड, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड देन आफ्टर द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये घटते क्रम में अगर है, ये प्री, ये रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा? समष्टि बढ़ रही है, समष्टि घट रही है, स्थिर है, अस्थिर है। स्थिर अस्थिर तो बिल्कुल नहीं है दोनों बातें। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का हमारे पास पिरामिड मिलता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, समष्टि बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन मानी जाती है जहां की कॉन्टिन्यूअस पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसके लिए बिल्कुल क्लियर हमेशा के लिए याद कर लें, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस, इन दोनों में पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, बाकी दोबारा नहीं होती। बाकी सब में कई बार होते हैं, स्तनपायी में होता है, पक्षियों में, लीची और आम में, इन सब में होता है। क्या है? बार्बरल की 5 निकटतम संबंधी जातियों का साथ साथ रहने का कारण क्या था? अगर मोर देन 1 स्पीसीज, यहां कह रहा है 1 2 3 4 5, अगर 5 तरह की जातियां एक साथ रह रही हैं तो वहां पर कौन सा फैक्टर काम करेगा? स्पर्धा अपवर्जन बिल्कुल नहीं होगा, संसाधन विभाजन ये ऑप्शन नहीं है, परजीविता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा सहभोजिता। एक कॉमन फूड मटेरियल है, सपोज दैट फूड है और फूड सोर्स कर लीजिए, अगर फूड सोर्स है और उस फूड सोर्स के डिफरेंट पार्ट, सपोज दैट एक प्लांट है, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो उसकी जड़ से भोजन ले रहे हैं, कुछ तने से ले रहे हैं, कुछ पत्तियों से ही काम चला रहे हैं, कुछ फल से ले रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन थी बार्बरल के एग्जाम्पल में। तो यहाँ आंसर हमारा है सहभोजिता, एक साथ भोज कर रहे हैं कई लोग। ये भी फैमिलियर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड एक तरह का पॉइजनस कंपोनेंट है जो कि हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ा देता है और डेथ का कारण बनता है। तो इसमें कैक्टस नहीं है, काफ़ी पौधा नहीं है, तंबाकू भी नहीं है इतना। इसमें क्लाइलोट्रॉपिस का नाम आता है जो इस तरह का पॉइजन प्रोड्यूस करता है जिससे कि हार्ट काम करना बंद कर देता है, और उस पॉइजन का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
अपघटक है, डिकम्पोजर की बात पूछा जा रहा है। तो कवक डिकम्पोजर तो है, लेकिन ये शैवाल तो डिकम्पोजर नहीं है, ऑप्शन नहीं है। कवक डिकम्पोजर है पर विषाणु ये डिकम्पोजर नहीं है। कवक एवं जीवाणु, फंगस एंड बैक्टीरिया, ये ऑप्शन सही है। ये दोनों डिकम्पोजर्स हैं। यहाँ फिर जीवाणु के साथ विषाणु भी लिया गया है, तो ये नहीं होगा। यहाँ डिकम्पोजर पूछा जाए जो अपघटन का कार्य करते हैं प्रकृति में। तो कौन है? कवक और जीवाणु। नेक्स्ट, लाल और सफेद फूलों के संकरण के फलस्वरूप गुलाबी फूल मिलना किसका उदाहरण है? बहुत कॉमन सी चीज है, हम लोगों ने पढ़ा था जब एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉज पढ़ रहे थे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, दो एग्जाम्पल्स हमको आरे सामने आए थे। तो क्या होगा? यहाँ लाल और सफ़ेद के मिलने से गुलाबी हो गया, तो क्या हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस नहीं है, डोमिनेंस भी नहीं है, और विषय विशेषकों का मिश्रण ये भी नहीं है। को इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, किसी का भी प्रभाव पूरी तरह नहीं दिखाई पड़ा और दोनों के जो इम्पैक्ट्स हैं ब्लेंड हो गए। तो ये अपूर्ण प्रभाविकता का नियम की स्थिति होती है। 58, लक्षणों के निर्धारण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं? सत्य है। कारक विविक्त होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। मटर में कारक जोड़ों में होते, ये भी सही है। तो क्या हुआ? डी होगा। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, बिल्कुल नहीं। सम्मिश्रण होता है मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही ऑप्शन है, सम्मिश्रण नहीं होता। ठीक है, एकदम स्मूथली आप पेपर्स को रिवाइज करिए और निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, हमारे साथ डिस्कस करते हैं हम लोग। स्वतंत्र व्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात पूछी जा रही है। तो कोशिकीय आधार क्या है? अलील का सम्मिश्रण बिल्कुल नहीं, मटर में कारक जोड़ों में होना नहीं है, लक्षणों का निर्धारण नहीं है, कारक विविक्त होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, फैक्टर्स डिस्क्रीट होते हैं। ऑप्शन डी, इससे अभी सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट, वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने दिया था? याद पड़ रहा है ना? मेंडल। मेंडल तो हमारे फादर ही हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं, इन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स है। और इन्होंने क्रोमोजोम इनके बारे समय में नहीं मालूम था। सटन एंड बावेरी का नाम आता है। सटन एंड बावेरी ने क्रोमोजोम वंशागति का क्रोमोजोमल थ्योरी दिया था, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मॉर्गन ने भी जेनेटिक्स में अच्छा काम किया था, लेकिन उनका कौन सा था? कुछ एक इंसेक्ट है, नाम नहीं बता रहा हूँ। हैकिंग हमारे से रिलेटेड नहीं है। 61, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमीय विकार नहीं है? हाँ, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दो डिसऑर्डर्स हम पढ़े थे, याद पड़ रहा है? आइए देखते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लैनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों भाई हैं। ये कौन है? ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं। और ये डी, हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर, इसकी कैटेगरी अलग है। इसमें और कौन है? ब्लड रिलेटेड और डिसऑर्डर्स हैं। कलर ब्लाइंडनेस आता है इसके साथ साथ, याद करो। लेकिन ये तीनों एकदम एक साथ हैं। नेक्स्ट, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था और इसी
डीएनए के एक्स रे रेफ्रैक्शन की वजह से, विवर्तन की वजह से कौन, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। जो डबल हेलिकल मॉडल डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की जो बात होती है, जो मॉडल सबसे पहले दिया था, प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने, उसका ग्राउंड यही था। और इस काम को करने वाले थे मॉरिस विल्किंसन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने बहुत काम किया था और इसी ग्राउंड पर वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल प्रोजेक्ट किया। नेक्स्ट, विषाणु एवं जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है। अब यहाँ थोड़ा सा कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। कथन सही नहीं है, यहाँ नहीं हम लगा लेंगे तब हमारी बात सही होगी क्वेश्चन। क्योंकि विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है और जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट खोजना है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो हम डी के साथ जाएंगे। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा, आरएनए कभी नहीं होगा। जबकि वायरस के कंडीशन में दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकता है कुछ केसेज में और आरएनए भी होगा। हाँ, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। और बी स्टेटमेंट जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, ये सही है। और ये डी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर करेक्शन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समापन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन नहीं है? तो टर्मिनेशन कोडोन नहीं है यूएजी, यूजीए, यूएए, ये सब टर्मिनेशन कोडोन है। एयूजी इनिशिएशन कोडोन है, न कि टर्मिनेशन कोडोन है। ये प्रोसेस को शुरू करता है, न कि समाप्त करता है। नेक्स्ट, अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? जो टीआरएनए है, तो टीआरएनए चार्ज क्या होता है? जब चार्ज होगा तो क्या कंडीशन होगी? टीआरएनए का काम क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म में से एमिनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करके, ट्रैक करके लेके आता है कहाँ? एमआरएनए पर। तो ऑप्शन क्या हो दिया गया है? सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना। अंतरण आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना नहीं। आरएनए का अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है। आरएनए का रूपांतरण भी नहीं होना है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना। एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं और उन एमिनो एसिड्स को पकड़ के, सपोज दैट ये एमआरएनए है, तो इस एमआरएनए पर वो लेके आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो हम लोग फैमिलियर हैं, एड्स एचआईवी की वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, टाइफाइड, टाइफस। यहाँ पर कैंसर के साथ हम जाएंगे ऑप्शन सी, ये नॉन ट्रांस कम्युनिकेबल डिजीज में की कैटेगरी में आता है, जहाँ पर कि ये बिल्कुल नहीं है कि अगर एक हम कैंसर के पेशेंट के साथ रहते हैं, बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कैंसर दूसरे को हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बाकी रोगों में है, लेकिन यहाँ पर भी एड्स दूसरे किस्म की बीमारी है, एसटीडी है। मलेरिया और टाइफाइड बिल्कुल जनरल कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं।
हमारा सही आंसर क्या है? कैंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? अब PMNL क्या है? PMNL दैट इज द पॉलीमार्फिक, N है तो न्यूक्लियर, और L दैट इज द लिम्फोसाइट। पॉलीमार्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट की कैटेगरी जिसकी कि पॉलीमार्फिक अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियर हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर है? तो लिम्फोसाइट तो है, लेकिन ये आंसर नहीं है। मोनोसाइट्स हमारा आंसर नहीं है। प्लेटलेट्स अलग कैटेगरी है। हमारा सही आंसर है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को PMNL कहा जाता है, जो कि पॉलीमार्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स हैं। 67, बिल्कुल हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 70 क्वेश्चन आने वाला है। तो 68 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? बड़ा इंटरेस्टेड और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। जो मदर का पहला दूध होता है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन में है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिल्क विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द न्यू मदर फर्स्ट टाइम? उस दूध को क्या कहते हैं? कुछ उसका एक पर्टिकुलर नाम है। आप जहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो उसमें होते हैं IgA, ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन A है, बाकी सब इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिसकी वजह से उस बच्चे की डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है इस IgA की वजह से। सेकेंड लास्ट, डाइएस्टिल मॉर्फिन क्या है? डाइएस्टिल मॉर्फिन क्या है? ऑप्शन कोडोन, हेरोइन, कैनाबिनाइड, कोक। तो हमारा सही ऑप्शन है ये हेरोइन है, एक प्रकार का ड्रग है, होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, विडाल टेस्ट परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? मलेरिया की नहीं होती, टाइफाइड की नहीं होती, एड्स की भी नहीं होती, सॉरी मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, मलेरिया नहीं होती, टाइफाइड होती है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, एड्स में नहीं होता, निमोनिया में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 और आज का 35वां क्वेश्चन कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लगातार बने रहिए सारण गुरु के साथ और अपनी एकेडमिक हाइट को अचीव करिए। थैंक्स।